सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका प्राथमिक शिक्षक अनिल कुमार शाह, केंद्रीय विद्यालय अररिया से आज पुनः आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम के एक पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे। कुछ चित्र दिए गए होंगे और उन चित्रों को आप देखेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे। आपको पुराना भवन याद है? अररिया आरएस में जब आपका भवन विद्यालय चलता था, वहाँ आते जाते समय आप एक रास्ते में एक भवन देखते होंगे। हाँ, ठीक पहचाना। यह जो भवन है वह अररिया आरएस का डाकघर है और उस डाकघर के अंदर का यह चित्र है। कभी कभार तो आप अररिया कोर्ट भी जाते होंगे। अररिया कोर्ट में समाहरणालय के बगल में जो पुस्तकालय है उससे सटे हुए जो बिल्डिंग है वह अररिया डाकघर का है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लिखा भी है अररिया डाकघर और उसके नीचे कुछ अंकों में पिन कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे भी अररिया आरएस का पिन कोड लिखा हुआ है। अब आपके सामने एक कबूतर और एक ऊँट पर सवार आदमी दिखाई पड़ रहे होंगे। कबूतर के पास कुछ पत्र लपेटा हुआ है और वहाँ जो बगल में चित्र है वो भी कुछ झोला थैला लिए हुए हैं। तो ये देख पा रहे होंगे कि पत्र पहुँचाने के लिए कबूतर का प्रयोग किया जाता था और जो ऊँट पे खड़े लोग हैं उनके नीचे लिखा भी है कि पैदल जो है वो पैदल चलने वाला हरकारा हो गया और ऊँट वाला हो गया कैमल, हरकारा और मैसेंजर। मैसेंजर को मतलब होता संदेश वाहक, हरकारा मतलब चिट्ठी लेके जाने वाला। आगे आपको दो चित्र दिखाई पड़ रहे होंगे। एक तरफ लेटर बक्स है, पत्र बक्सा है और दाहिने तरफ काफ़ी पत्र रखे हुए हैं। तो ये जो दाहिने तरफ वाला जो फोटो है वह पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पत्र जब आते हैं तो डाकघर में उस पत्रों की छँटाई होती है और जिस जिस क्षेत्र के पत्र होते हैं उनको संभाल कर एक जगह रखा जाता है कि भेजने में सुविधा हो। आगे आपको दिख रहा होगा कि एक चित्र बनाया हुआ है और जो चित्र में दाहिने तरफ है महिला के सामने वो कौन है? डाकिया। ठीक पहचाना आपने, हाथ में उसके चिट्ठी है। लेकिन चिट्ठी आएगी कैसे? इस पाठ में हम लोग जो पाठ हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं वो उस पाठ में हम लोगों को जानना है कि चिट्ठी एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचती है। उसके अंगूठे के पास एक टिकट का चिन्ह लगा हुआ है और टिकट जो होता है पत्र पहुंचाने का मूल्य होता है। अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा वक्तव्य। टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। और जो टिकट इकट्ठा लोग करते हैं वो हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने शौक के साथ साथ एक विज्ञान से जुड़े भी होते हैं। और इस विज्ञान का क्या नाम होता है, क्या आप जानना चाहेंगे? इस विज्ञान को कहते हैं डाक टिकट अध्ययन या टिकट संग्रहण। इसे अंग्रेजी में फिलाटेली कहते हैं। चित्र में देख पा रहे होंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के टिकटों को इकट्ठा किया गया है और जो इसको इकट्ठा कर रहा होगा उसको संग्राहक कहेंगे। और ये जो क्रिया है, ये जो विज्ञान है उसको फिलाटेली कहते हैं। अब आपके सामने चार चित्र हैं। चारों में पत्र पेटियाँ दिखाया गया है कि कैसे सड़क पर दीवार पे, अभी अररिया आरएस का आपने जो भवन देखा उस भवन के बाहर एक डाक पेटी लगी हुई है। डाक पेटी अब धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन ये जो चित्र है वो पुराने इकट्ठे किए गए हैं और आपको दिखाने का कोशिश किया गया है कि पुराने समय में सड़कों पर गली गली में ऐसे लेटर बॉक्स लगे हुए होते थे। अब आप अनुभव कर लिए होंगे कि हम लोग अपने पाठ के किस पाठ की ओर बढ़ रहे हैं, अपने पाठ्य पुस्तक से किस पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। आपका अनुमान सही है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चिट्ठी का सफ़र, चिट्ठी की यात्रा। पाठ 6। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए।
पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी को पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? चिट्ठी पे डाक टिकट इसलिए लगाया जाता है कि उसके मूल्य को हम लोग चुका सकें। पूरा पता और ठीक पता इसलिए ज़रूरी होता है कि जो डाकिया होते हैं उनको पता ढूंढने में, आपका आवास का पता लगाने में दिक्कत नहीं हो। और कभी कभी हम लोगों को टिकट जो संदेश होते हैं काफ़ी जल्दी पहुंचाने होते हैं, तो हम लोग चिट्ठी को और दूसरे तरीके से भेजते हैं। पहले तार से काफ़ी तेज़ी में भेजा जाता था, तार इंटरनेट आने के चलते समाप्त हो चुका है, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे समाप्त किया गया है। चौथा प्रश्न है, स्थान बदलने से चिट्ठी पर पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? लाजमी है, यदि आप किसी व्यक्ति को अपना सही स्थान नहीं बताते हैं तो वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा। इसलिए स्थान बदलने पर चिट्ठी का जो स्थान होता है उसे बदल देना चाहिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। बाएं तरफ आपके दिख रहा होगा महात्मा गांधी जहां हो वहां, और दाहिने श्रीमान निरीक्षक महोदय, राष्ट्रीय आणविक अनुसंधान, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। ये आप देख पा रहे होंगे कि 2 जो चित्र है, एक तरफ अस्पष्ट आधा अधूरा पता लिखा हुआ है, एक तरफ पूरा पता लिखा हुआ है, तो इनसे काफ़ी असर पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में क्या अंतर है। पहला जो पत्र है वो गांधी जी को भेजा गया है और उसमें कुछ विशेष चर्चा नहीं किया गया, जबकि दूसरा भेजा गया है तो उसमें इमारत, संस्थान, किसके पास भेजा गया, कहाँ का पता है, पूरा उल्लेख है। तो हम देख पा रहे हैं कि पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हुए हैं। जो दूसरा दाहिने तरफ जो चित्र है उसमें हम लोग जो एड्रेस लिखे हुए हैं छोटे से बड़े की तरफ लिखे हुए हैं। मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। बहुत जगह का नाम एक समान होता है तो उसमें दिक्कत हो सकता है, तो पिन कोड जो होता है वह अलग अलग होता है, और पिन कोड बड़े बड़े प्रदेश से छोटे स्थान की तरफ इंगित करता है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, शहर, गांव हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं, इसलिए पिन कोड की शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से शुरू की थी। गांधी जी को जब पत्र मिला होगा तो उसमें पिन कोड नहीं है, तो हो सकता है कि जो वहाँ के पोस्टमैन रहे हों उनको दिक्कत हुआ, और हो सकता है कि दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि गांधी जी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे। हम लोग पिन कोड को देखते हैं। PIN अंग्रेजी का जो शब्द होता है वह संक्षिप्त रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर का। किसी भी जगह का पिन कोड जो होता है 6 अंक का होता है। यह एक खास होता है, विशेष होता है। खास का मतलब वो विशेष। उदाहरण के लिए आप जब पूर्व में जो चित्र देख रहे थे उसमें NCERT को लिफाफे पर लिखा है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि पिन कोड जो है दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अर्थात कई राज्यों को मिला के शुरुआती अंक का निर्णय किया जाता है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है, और अगले 3 अंक 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। तो अब जो पिन कोड है जो 6 अंक का होता है उसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं कि आपका जो पुराना भवन था उसका पिन कोड क्या है और जो नया भवन है उसका पिन कोड क्या है। आप पता करेंगे क्या दोनों का पिन कोड एक है या अलग अलग है। अब जो पिन कोड का इस्तेमाल होता है वह एक पिन कोड हमेशा हर जगह के लिए अलग अलग होता है। समय के साथ डाक सेवा में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जैसा कि चित्र में मैंने दिखाया था कि ऊँट पे बैठा हुआ एक व्यक्ति दाहिने था, एक तरफ अपने गर्दन में चिट्ठी लिए हुए कबूतर था। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। सीमित का मतलब होता है कम। तो उस समय में जब साधन बहुत कम था तो उस समय पक्षियों को और मनुष्यों को पैदल या किसी जानवर पे, घोड़ा पे, ऊँट पे बैठ के पत्र भेजने का काम किया जाता था। उनको कहा जाता था हरकारा। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगह पर पहुंचना था,
बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। दोनों जिम्मेवारी था, डाक भी सुरक्षित जाए और जल्दी जाए। डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हर कार्यों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसे कई जगह हैं जहां हर कार्य डाक पहुंचाते हैं। आज के युग में भी बहुत सारे ऐसे कठिन जगह हैं जहां चढ़ना उतरना आसान नहीं है, वहां इनकी मदद ली जाती है। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। आप लोग बात की सफ़र में हम लोगों ने एक चित्रावली देखा हुआ था जिसमें सैटेलाइट, तार, टेलीफोन, वॉकी टॉकी, इंटरनेट, उनका जिक्र था। इसी की चर्चा यहाँ पे हो रही है कि संदेश भेजने के बहुत आधुनिक तरीके आ चुके हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुँचा रहा है। यह है समय का परिवर्तन। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई जहाज तक इस्तेमाल पहले नहीं किया गया था। और आजकल तो संदेश जो है वह काफ़ी तेज़ी से उपलब्ध हो पा रहा है। जो विधि व्यवस्था हुई है, जो आधुनिक तकनीक आए हैं, उनसे आँख झपकते यहाँ से संदेश दूसरे जगह चला जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि कबूतर कैसे संदेशवाहक का काम करता था। आज के भी युग में कबूतर की कई सारी प्रजातियां हैं, प्रकार हैं जो इस काम में प्रयोग करने के काम में लाई जाती हैं। गिरहबाज या हुमर नाम के जो प्रजाति हैं वे काफ़ी अच्छे होते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करके, ट्रेंड करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि ये पक्षी जो होते हैं ये कैसे देखते हैं, तो इनको रास्ता कैसे आभास होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है। आप अनुमान कर सकते हैं कि हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो भटकाव हो जाता है, तो ये पक्षी कैसे जाते हैं। लेकिन इनके यहाँ ईश्वरीय गुण होता है कि ये स्थान ढूंढने में माहिर होते हैं जब वो इनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तरी अमेरिका से, साइबेरिया से, कई जगह से आपके देश में चिड़िया आते हैं और यहाँ से चिड़िया उड़ के दूसरे जगह पे जाते हैं। अब बात करते हैं अपने देश के उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। दुर्गम का मतलब होता है कठिन, इलाका का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब जो यहाँ कठिन रास्ते हैं, जो पहाड़ी पर है, जंगलों में हैं, वहाँ आज भी हुमर नामक कबूतरों का प्रयोग किया जाता है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गांव हैं जहां कि आज भी टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है, तो ये कबूतर काम आते हैं। कम और दूसरी कारण क्या है, पहुंचना कठिन है। दूसरा है कि काफ़ी सस्ते से पहुंच सकते हैं, उनमें काफ़ी खर्च नहीं आता है और इनका जीवन भी जो होता है काफ़ी लंबे अवधि के लिए होता है। आपके साथ वो 8-10 वर्ष गुजार सकते हैं और किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो यूं ही पहुंचा सकते हैं। और भेजने के समय थोड़ी सावधानी बरती जाती है कि उनको 2 कबूतर को एक साथ छोड़ा जाता है कि कोई व्यक्ति या कोई पक्षी उन पर हमला करे तो वो उनसे बचाव करने में एक दूसरे की मदद कर पाए। अब कहानी आप पढ़ सकते हैं, यदि आपको इच्छा करती है तो मैं इस कहानी को उपलब्ध करा दूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे कबूतर जो है एक जगह से दूसरे जगह पत्र को पहुंचाने में सहायता करते थे। कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो, वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, देख रहे हैं यहाँ पे भी जो पता है छोटे से बड़े की तरफ लिखा गया है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ये संस्थान का नाम हुआ। A5 ग्रीन पार्क, यह उस पते का नाम हुआ। और कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो नई दिल्ली। और उसका पिन कोड क्या है, 110016 इस प्रकार आपको 2-3 क्रियाकलाप मिल गया। एक पत्र लिखने का कोशिश भी करेंगे कि यह जो कहानी है उसको हिंदी में छापे। इस प्रकार मुझे आशा है कि यह पाठ काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, चिट्ठी का सफ़र, और इसके प्रश्नोत्तर अगले हम लोग कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा और इसी के साथ आपका पाठ चिट्ठी का सफ़र
समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।